सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों को इस वक्त शदीद चैलेंजेस का सामना है और उनमें से बेशतर चैलेंजेस वो हैं जो खुद इस पीडीएम सरकार के अपने पैदा करता है। वफाकी हुकूमत की नाअहली, नाकाम पॉलिसीज और तजर्बों ने मुल्क को कौम को हर मैदान में बहरान से दो चार करके रख दिया है। मगर हस्ब रिवायत हुक्मरान जमात इन तमाम तर नाकामियों का इल्जाम साबका हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर लगाकर बरी जिम्मा होना चाहते हैं। पीडीएम हुकूमत के इक्तदार में आने के बाद से मुल्क में पहले सियासी, फिर माशी और अब आईनी बहरान जन्म ले चुके हैं। मुल्क के सुप्रीम इदारे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पार्लियामेंट मानने से इनकार कर रही है। फाजिल जजेस साहिबान की किरदार कुशी और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर झूठी, जाली और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। अराकीन कौमी असेंबली और हुकूमती वुज़रा खुलकर अदलिया और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब, अदलिया समेत पूरी अपोजिशन एक बार फिर से तनकीद की जद में है, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ जनाब, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ के इस बयान से जो असल खबर सामने आई है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के एक पेज होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान जो रवैया हुकूमत ने अपोजिशन से अपनाया हुआ है वो सबके सामने है। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से इमरान खान के जिस बयान को बुनियाद बनाकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अगर माजी के मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के बयानात उठा लिए जाएं तो जनाब मौजूदा वफाकी हुकूमत पर कोई सवालात उठ जाते हैं और वो बेशुमार होते हैं जिनका जवाब शायद हुकूमत के अपने पास नहीं होगा। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा जनाब कि हाल ही में 84 अरब रुपए की आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठाया कि इस गरीब को मिला क्या जिसके लिए 84 अरब रुपए खर्च किए गए। क्या कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का? ये वो हैं जो कि मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, ये साबिक वजीर आजम रह चुके हैं नून लीग की जानिब से। उन्होंने क्या कहा है करप्शन के हवाले से, जरा सुनिए। जनाब, एक तरफ हुकूमत कहती है कि उसके पास इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब रुपए नहीं है और दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी दावा कर रहे हैं कि आटे की तकसीम के दौरान 20 अरब की करप्शन हुई है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि मामला पैसों का तो हरगिज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीयत का है। मगर पीडीएम हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में नजर आती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लेबर डे के मौके पर लाहौर, पिंडी और पेशावर में रैली निकालेगी। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम से खिताब किया और पूरी कौम से अपील की कि वो इन रैलियों में शिरकत करें। लाहौर में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस रैली की क़यादत खुद करेंगे, जबकि पिंडी में शाह महमूद कुरैशी और असदबर, जबकि पेशावर में परवेज खटक और सूबाई मकामी क़यादत इस रैली की करेगी। तो जनाब, इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ अली जैदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। अली जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सलमान भाई, आप बताएं कैसे हो? सर अल्लाह का करम है। ये बताएं, जेल यात्रा कैसी रही आपकी? जेल जाने से 2 दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, आपने खदशा जाहिर किया था गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैसी रही यात्रा, मजा आया? मजा तो नहीं आता जेल में लेकिन वो बड़ा कोई दो बातें मैं जरा कह दूं। एक तो ये कि जो सिंध पुलिस के जो भी एहलकार थे, SHOs या जो भी DSP जिनसे भी मेरा रब्ता हुआ, मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने सब ने ट्रीटमेंट जो है वो कोई बदतमीज़ी नहीं की। यानी कि उन सारों ने मुझे कहा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व थे, कि यार इससे ज़्यादा अहमकाना केस हमने कभी देखा नहीं और ये बिल्कुल ही एक यानी कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो भी इनके पास नहीं थी। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो केस भी ज़रा सुन लें। वो केस ये है कि एक मौसूफ, उनका नाम भी मुझे याद नहीं, खैर, जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं हूँ, आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जनाब 2013 में 5, दिमाग में ये तारीख याद रखें, 5 मार्च 2013 में उन्होंने मुझे 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर दिया।
और उस 18 करोड़ रुपए के पे ऑर्डर के एवज मैंने उनको 16 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मैंने नहीं दिए, बाकी बैलेंस। ये 2013 में कोई ट्रांजैक्शन का उन्होंने जिक्र किया और 2013 में उन्होंने कहीं रजिस्टर कराया जाके थाने में रिकॉर्ड, और पर्चा कटा 2023 में। अच्छा, अब जरा मजे की बात ये सुन लें, पहले इन मौसूफ से कभी भी मिला नहीं। दूसरा, 18 करोड़ का जो मनी ऑर्डर था वो कोई अनसर्टिफाइड कॉपी थी, कभी मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। तीसरा, जो कागज उन्होंने लाके दिए डॉक्यूमेंटेशन या जो भी प्रॉपर्टी के कागजात थे, मैंने तो ऐसी सरसरी, वो मेरे नाम पे नहीं थे, ना उसकी मेरे पास कोई पावर अटॉर्नी थी। और पांचवा, ये मौसूफ खुद 31 साल के अब हैं, यानी कि 2013 में ये 21 साल के थे। बैंक अकाउंट नहीं है इनका, कोई घर नहीं है, जिंदगी में इन्होंने कभी टैक्स फाइल नहीं किया, लेकिन 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर की कॉपी लिया है। और सबसे मजे की बात, जो बेहतरीन बात है सबसे मजे की, वो ये है भाई साहब, सलमान भाई जरा गौर से सुने, कि मैंने आपसे इसलिए कहा था डेट लिख लें, 5 मार्च 2013 में इनके मुताबिक ये ट्रांजैक्शन या सेल डीड साइन हुई है, जिसपे मेरा जाली दस्तखत है। ये उन्होंने कहीं साइन किया, मैंने इब्राहिम हैदरी के थाने की किसी विसिनिटी में। अब जरा गौर से सुने, 18 फरवरी 2013 को मैं मुल्क से बाहर गया था, पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, जिस मुल्क में गया था वहां की एंट्री की भी होगी। और 12 अप्रैल 2013 को मैं वापस आया, उस पे एंट्री की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट में। यानी कि उन तारीखों को मैं मुल्क में ही नहीं, पाकिस्तान में था ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर था, दुबई था, अमेरिका था, आई डोंट नो मैं किधर ट्रैवल कर रहा था। और उन तारीखों में कोई एक रूह मेरी आई है, पता नहीं बगैर एंट्री लगाए FIA से, और इब्राहिम हैदरी में उतरी है और वहां पे डील साइन करके इनके साथ वापस चलेगी। हाँ, समंदर का साहिल जरूर है इब्राहिम हैदरी, लेकिन ऐसा साहिल भी नहीं है कि कोई आके, तो ये इतनी अहमकाना किस्म का केस उन्होंने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह निपटेंगे इसको भी। तो जेल में जो भी लोग मिले, जेल क्या, यानी कि जेल तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया था जुडिशियल रिमांड पे, लेकिन जो पुलिस रिमांड था उस पर जो भी पुलिस वाले थे, वो जो भी केस देखता था, FIR देखता था, वो हंसता था, बोला सर ये तो मतलब। और बड़ी मजे की बात है, वतुज़्ज़े मंतशा वतुज़िल्ले मंतशा, हर आदमी ने कहा कि सर हम आपको जानते हैं, आपको हम फॉलो करते रहे। और में से मैं किसी पहले पुलिस वाले से नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि सर आप इतने यानी कि हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए आपने जितना वजारत चलाई, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी का इस पूरे शहर को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया कि ये मेरी इंटेग्रिटी को हिट करना चाहते थे, और लोगों ने जो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कराए उसने और सुरखरू कर दिया कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जी पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर पे पकड़ने के लिए भी जाली केस बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड। चलें, शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन सर मैं आपसे एक और सवाल, अभी ये अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, आपने देखा होगा सर, बाल भी काट दिए गए, जिस तरह का सारा मामला हुआ, लेकिन आप इस मामले में सेटिस्फाइड हैं कि आपके साथ बदतमीजी नहीं हुई? मैं जी जेल से या रिहा होके आया, 2 दिन इधर था, फिर तीसरे दिन मैं चला गया शिकारपुर, क्योंकि वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने। तो अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिंध हुकूमत की ये भी एक अनहोनी, यानी कि आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने की अनहोनी मिसाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने अली अमीन जिस डिस्ट्रिक्ट में FIR कटी है, जिसने काटी है FIR, वो भी इट्स एब्सोल्यूट रबिश, कोई पाँव सर पैर नहीं है, चलिए काटी, अरेस्ट होके वो लाके इधर उनको रख दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केस सुन के केस को डिसमिस कर दिया, उन्होंने कहा जी मचल के जमा कराएं, केस डिसमिस्ड, ओके, डिस्चार्ज कर दिया। तो 2 लाख रुपए के जमा करा दिए मचल के। पता चला कि जनाब एट द सेम टाइम मटियारी में भी FIR कट गई है, और वही FIR की रेप्लिकेशन है, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ जो मुद्दई का नाम है वो फर्क है। अगले दिन सक्कर सेशन कोर्ट ने ट्रांजिट बेल दे दी उस मटियारी की FIR पे भी, और हमने कहा जी वो पेश हो जाएंगे, आप जाएं 2 तारीख को। अब ये ट्रांजिट बेल लेके और वो डिस्चार्ज का ऑर्डर लेके बेलिफ्स के साथ थाने जेल पहुंचे, सक्कर जेल। हमने कहा भाई हमारा बंदा दे दो, ये तो अब है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी हम पंजाब पुलिस को देंगे, वहां भी ये कोई FIR है।
हमने कहा जी ये आईजी साहब की रिपोर्ट है पंजाब पुलिस में, इसमें जो आप एफआईआर कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, और एक एफआईआर जो आप कह रहे हैं गोलड़ा पुलिस की, उसकी तो हमारे पास ऑलरेडी बेल है, ये कौन सी नई एफआईआर है? उन्होंने जी उसको नहीं दिया। यानी कि इस वक्त आज की तारीख में, पिछले परसों से ये हुआ है, कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन और कल भी छुट्टी है और परसों, ये 4 दिन अली अमीन गंडापुर सक्खर जेल में इलीगल डिटेंशन में है। और कल जब दोबारा जाके 491 की एप्लीकेशन जमा कराई गई तो रेड कमिश्नर भेजा गया सक्खर जेल, और उसने जाके रेड किया जेल के ऊपर, जज साहब ने भेजा और देखा कि वहाँ वो बैठे हुए। तो उन्होंने 2 तारीख को कहा है कि अगर आप एफआईआर को जारी नहीं कराते तो ये अली अमीन को हैंड ओवर करें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। सही है, ये अली अमीन गंडापुर की एग्जैक्ट फैक्चुअल सिचुएशन। ठीक है सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनको भी अब आप मुझे पता है कौन सा कानून? सर मैं ये कानूनदान ही हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून मौजूद है, जरा मैं उनसे भी मालूम कर लूं। शुएब साहब, सर ये इस तरह से पर्चे काटे जाते हैं, और जहां तक मेरी नाकिस राय, एक जुर्म के 2 पर्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में नहीं कट सकते। शुएब साहब के साथ भी ये सारा मामला था कि एक ही जुर्म के, एक ही चीजों के 2 पर्चे काटे जा रहे हैं, और वो जुर्म सरजर्दी नहीं हुआ था। क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो यह है कि ये कोई कानून, कायदे, आइन के ऊपर तो ये अमल कर नहीं रहे कि हम कानून की बात जो मर्जी है उस पर चल रहा है। कानून की बात अगर हम कहेंगे तो जिस तरह शुएब शेख की मिसाल आपने दी, अरशद शरीफ के केस में जब ये जीआईटी ने पूछा, जब उनके पास पूछा गया कि जनाब वो जो एफआईआर 16 एफआईआर या 18 एफआईआर थी वो किस किस ने दर्ज कराई, जनाब रिकॉर्ड सामने आया तो उन्होंने कहा जी कोई 1 या 2 मुद्दाई पता चल सके, बाकियों ने कहा कि जी हमें कहा गया था कि पर्चे दे दें, और वो मुद्दाई भी सामने नहीं आए। तो आपको भी पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो फिराया जाता है, और स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध, ये 2 सूबे जो हैं वो जिस तरह के कानून की आड़ में और कानून का सहारा लेकर जिस तरह मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी हो रही है, या जिस तरह आप फाशिस्ट हुकूमतों का आप अगर रेफरेंस दें तो ये सारे मिलके यही कर रहे हैं। अगर एक एफआईआर इस्लामाबाद में कटती है तो उसी की रेप्लिका पूरे पाकिस्तान में कट जाती है। ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। आप जरा देख लो, अरशद शरीफ वाला मैंने आपको रेफरेंस दिया, और जिसकी वजह से उस मरहूम को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर दुबई से भी उनको निकलवाया गया और कीनिया में उनको शहादत मिली। और सिमिलरली आप देख लो आजम सवाती पे कितने मुकदमात हुए, वही मुकदमा, उसी की कापियां, उसी की पूरा बलूचिस्तान में और पूरे सिंध में उनको घुमाया गया। फिर आप उसको देख लो, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, हसान न्याजी के खिलाफ पर्चा हुआ। हसान न्याजी का पर्चा सिर्फ ये था कि जनाब उसने हाफिज और हाजी कहने पे पर्चे काट दिए गए, और इससे किसी जगह उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हाफिज और हाजी कहने से तो इससे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत की जो है वो बेइज्जती हो गई है। हम तो सुना करते थे कि हाफिज और हाजी कहने से ये तो अलकाबात हुआ करते हैं, ना कि ये बेइज्जती हुआ करती है। बहरहाल उनको फिर पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, पूरे 4 सूबों में उनके खिलाफ पर्चे काटे गए। सिमिलरली आप कोई एक मिसाल नहीं, कई मिसालें आप उठा लो, जो कि अभी अली अमीन गंडापुर वाला केस आपके सामने है। ये इलीगल डिटेंशन है और इलीगल कन्फाइनमेंट है। और मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ 150 के करीब मुकदमात, एफआईआर दर्ज। खान साहब के अलावा बोले आप, खान साहब के अलावा? मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, खान साहब के अलावा कोई नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर 150 मुकदमात 10-11 महीने में काट दिए गए। अच्छा सर, मैं शुएब साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और इस पर जरा डिटेल में हम सेगमेंट में बात करेंगे। जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है ना, मैं चाह रहा हूं 1-2 सवाल उनसे और कर लूं। जैदी साहब, सर ये आपकी गिरफ्तारी, चले आपकी गिरफ्तारी तो मुज़ाकरात से पहले की बात है, इससे पहले की बात है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त अंदर मौजूद हैं, परवेज इलाही साहब के घर पर हमला हो जाता है, ऐसे माहौल के अंदर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मंगल को तीसरा और आखिरी दौर होगा। सर आप समझते हैं, आपने सियासत में एक तवील अरसा गुजारा है, डू यू रियली थिंक इसमें से कुछ अच्छा निकल कर आएगा? अच्छा देखें सलमान, अब 3 इसके जल्दी पहलू मैं आपको बता देता हूं। पहली बात बताएं कि आप लाहौर में परवेज इलाही साहब के घर जिस पे अटैक हुआ है, जिसका गेट एपीसी ने तोड़ा, वो गेट और कौन इस्तेमाल करता है? वो चौधरी शुजात हुसैन साहब भी वही इस्तेमाल करते हैं। उसी कंपाउंड में और कौन साहब रहते हैं? चौधरी शुजात साहब। जी, चौधरी शुजात साहब के बेटे क्या हैं?
इस वक्त। सर कल थे मेरे साथ शो में फेडरल मिनिस्टर सर मेरे साथ कल शो में थे, उनको यही नहीं पता कि ये एहतमाद किसने दिया। उन्होंने कहा मैंने वजीर आजम साहब से बात की, वजीर आजम साहब ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। अच्छा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि निगरां हुकूमत ने दी है, वफाकी हुकूमत ने दी है। अब चलें, मुझे जरा उनसे ये कहें कि भाई साहब आपके जो वुज़रा कॉलीग्स हैं, यानी कि आप एक कैबिनेट का हिस्सा हैं, आपका वजीर आजम कह रहा है कि उसको नहीं पता अहकामात किसने दिए, तो जरा कोई कंडेमनेशन नोटिस ही कर देते, कोई कंडेम ही कर देता आपका वजीर साथी के ये एक मेरे साथी वजीर के घर में पुलिस घुस गई है, या आपके वजीर आजम को स्टेटमेंट देते। अगर ये इतना कोई डफर वजीर आजम है कि उसके अपनी कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर के गेट के अंदर एपीसी टूट के घुस गई, खवातीन को अरेस्ट कर लिया, अगले दिन फिर पहुंच गए सारी हरकतें करने और कह रहा मुझे नहीं पता किसने की है। ऐसे वजीर आजम बनने का फायदा? यानी कि कोई अकल की बात तो करे ना। अगर ये ही नहीं कर सकता, क्या मतलब क्या है? और निगरां वजीर जो वजीर आला साहब है, वो निगरां किधर से रह गए हैं? केयर टेकर का मतलब होता है नॉन अनबायस्ड, नॉन पार्टिजन, यानी कि वो किसी की साइड नहीं ले सकते। वो तो सियासत, जो हरकतें अभी हो रही हैं पंजाब में, वो तो वर्स्ट डिक्टेटरशिप में, यानी कि ना ज़ियाउल-हक के दौर में ना मुशर्रफ के दौर में कभी ऐसी हुई। ये कोई गस्टापो है क्या है पाकिस्तान का? क्या सर दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, मुशर्रफ साहब के दौर में जब काफ लीग की भी हुकूमत थी और वजीर आज़म साहब की, चौधरी शुजात हुसैन साहब की, उस वक्त के दौर में भी नून लीगियों के साथ भी इस तरह के नई हरकतें हुई होंगी। मतलब उन्होंने भी मना किया, अगर कोई कर भी रहा होगा तो काफ लीग वालों ने मना किया होगा कि आप ऐसा नहीं करें। कभी भी नहीं हुआ तारीख में पाकिस्तान की, कभी नहीं था पाकिस्तान की तारीख में हुआ। तो मैं तो ये पहले समझा कि ये सियासी इख्तिलाफ जो है वो एक खानदानी दुश्मनी में बदल गया, कोई झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी का, शायद वफाकी वजीर साहब ने करवा दिया। वो तो पता चला उनके घर में भी घुस गए, वो पता ही नहीं, हो कह रहे थी मुझे तो वजीर आजम को ही नहीं पता वो किसको, मतलब ये क्या सलमान सालिक हुसैन साहब भी कह रहे थे कि ये थोड़ा हमारे खानदानी मसाइल भी थे। उन्होंने अपने मुझे जो प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब खानदानी थोड़ा सा इशू भी था, इस वजह से हमारे घर में आ गए। लेकिन सर मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा? वुड डू रियली थिंक इसमें कुछ आएगा निकल के? देखिए, मैं आज भी ये समझता हूं घटिया हरकत की है हुकूमत वक्त ने। हमने अभी तक ना आईन ना कानून के बाहर निकल के कोई काम किया, ना करेंगे। या हमारी सियासी तरबियत भी है और खान साहब का यही एक बॉटम लाइन, ये जो भी काम करना है हम कानून और आइन के दायरे में रह के करेंगे। हालांकि जो 3 जजेस जिन्होंने 14 मई की डेट दी थी, वही 3 जजेस कासिम सूरी की असेंबली की रूलिंग को उन्होंने रिजेक्ट भी किया था और उसके बावजूद हमने उस वक्त भी उनकी मानी, आज भी हम मान रहे हैं। हम कभी भी कानून और आइन के बाहर नहीं जाएंगे। हम कोर्टों के अंदर जाते हैं, दरवाजा दस्तक देते हैं। We will always stay within the boundaries of the constitution and we will our struggle is the rule of law। प्रिसाइजली बड़ा जल्दी से जवाब देते हैं, मुझे ब्रेक लेना है। ज़ैदी साहब, 14 मई को 2 सिचुएशन है, या तो इलेक्शंस होंगे पंजाब के, या फिर खान साहब ने कहा कि इसलिए मेरी आखिरी बात सुन ले सर, आखिरी बात सुन ले। इसलिए मेरी एडवाइस है कि हम मुज़ाकरात जारी रखें, जो मर्जी कर ले। मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, लेकिन सर खान साहब ने कहा 14 मई को या तो असेंबली टूटेगी, कौमी असेंबली, या फिर पंजाब के इंतखाबात होंगे। दोनों में से क्या होता देख रहे हैं आप? अब ये तो मुझे नहीं पता, ईदर वन मुझे नहीं पता क्या होगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं। सर आपने तो बात कर दी, बात तो बिल्कुल ठीक है ना नौमन तेल होगा, भी नहीं मानने तो फिर किसके मानने? चलें सर, थैंक यू सो मच। थैंक साहब। ज़ैद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे भी जरा मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मीनवाइल फैसल करीम कुर्डी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मीनवाइल फैसल करीम कुंडी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जनाब वजीर आजम साहब के एडवाइजर भी हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल साहब, ये कल मामला हुआ परवेज इलाई साहब के घर में, ये आप लोगों को नॉलेज थी? ये किसके अहकामात थे
किसकी तरफ से हुआ? क्योंकि सालिक हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, वो भी कैबिनेट के मेंबर हैं, वजीर हैं, उनको भी नहीं पता कि किसने किया किसने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही अफसोसनाक अमर है कि इस किस्म की कार्रवाई की जाए किसी को गिरफ्तार करने के लिए। और जहाँ तक आपने सालिक साहब की बात की तो मैं समझता हूँ कि सालिक साहब की इस दौरान एक ट्वीट भी आई है इस वाक़े के बाद, वो भी शायद आपके अपनों ने जुल्म किया वाला साहब, वही बात। हाँ, वो तो दूसरी चीज है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वो तो कह रहे थे कि हाथ पकड़ के पुलिस वालों को लेकर आए हमारे घर की तरफ, लेकिन घर तो खैर एक ही है ना, कंपाउंड तो एक ही है। हाँ, दूसरी बात ये है कि देखें, ये एक सूबाई मैटर के फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, एंटी करप्शन थी और उन्होंने जो है वो किया है। तो डेफिनेटली राना सोमला साहब की स्टेटमेंट है, उसकी वो तहकीकात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसके कमात पे था। क्योंकि देखें उस वक्त सीएम भी गालिबन मुल्क से बाहर हैं जी, मदीने में साहब भी और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो मेरे ख्याल में तीनों गालिबन मुल्क से बाहर हैं। जी बिल्कुल। उसको वो देख रहे हैं कि वो किसके कमात, क्योंकि डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत है पंजाब में, और उसको देख रहे हैं किसी। लेकिन ये दिलचस्प बात नहीं है, इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, एडवेंचर, किसी को पता ही नहीं किसके कमात है। दो चीजें से, एक तो ये है कि ये अमल होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर एक चीज हो भी गई है, फॉर एग्जांपल गलत भी है, ठीक, इस पे हम डिबेट में नहीं जाते, लेकिन अगर आप देखें अगर आप साहब को, परियाल तारकूर साहबा को, खुर्शीद शाह साहब को या बाकी जमातों के जो लीडरान हैं उनको जब गिरफ्तार किया, अगर वो कहा जाता आपकी बेल कैंसिल हो गई है या आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, तो चले जाते थे, अपनी गिरफ्तारी दे के चले जाते। तो इस चीज की नौबत नहीं आती। अगर कल जरदारी साहब भी कहते हैं या पार्टी के दूसरे लीडरान कहते हैं कि पार्टी के वर्कर आ जाए, जरदारी हाउस के बाहर धरने दे जाए और लेट जाए और दरवाजे न खोलें, तो ये अमर ये भी होता। लेकिन अगर ये चीज है और गलत, बकौल इनके ये चीज गलत थी, बेल थी, तो कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल है इनके पास ना, उसके बावजूद आई इस तक नौबत न जाती है, प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद सर आए। लेकिन सर सियासत के अंदर ना सबसे बेहतरीन चीज जो तस्वुर की जाती है वो होती है टाइमिंग की। खुद जरदारी साहब ये बात बोलते हैं टाइमिंग, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से हमें एतराज नहीं है, टाइमिंग जरा मुनासिब नहीं है। तो सर आपको लगता है ये जो छापा मारा गया, ये एडवेंचर किया गया, ये ऐसे मौके पर किया गया जब आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसको सबूताज करने की कोशिश थी, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है कि हमारे मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की है। मुज़ाकरात तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसी चीज नहीं कि मुज़ाकरात सबूताज हों। लेकिन एक हैरानकुन अमर ये है कि पीटीआई के प्रेसिडेंट के घर ये कार्रवाई हो रही है, और मैं भी कल एक टीवी प्रोग्राम में था रात को, और उधर फिर कहा जा रहा था कि पुलिस जमा हो रही है, लेकिन मैंने पीटीआई की तरफ से कोई भी ऐसी मज़ाहमत नहीं देखी, कोई भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई घर के बाहर या उनके कोई पार्टी के वर्कर वहां पर जमा हो, जैसे जमान पार्क में हो, पार्टी का चेयरमैन ठीक है, लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ ये पूरी एक अगर अमल हुआ भी है, लेकिन पीटीआई ने वहां पर उनको ऑन नहीं किया। अच्छा, मतलब ये है कि आज तक वो गालिबन चौधरी, तो खान साहब ने कल पूरी गुफ्तगू अपनी खिताब की उसी पे की थी सर, ऐसा ना करें। जी, मैं कह रहा हूँ खान साहब ने अपना पूरा खिताब इसी पे किया था, इस वाक़े पे किया था। बिल्कुल, वो जब आपने दो घंटे चलाया कि ये चीज हो रही है, उसके बाद 2 घंटे बाद खान साहब को याद है कि अच्छा चले सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज तो जमहूरी हक था ना, जमहूरियत में तो एहतजाज होते हैं ना, तो वो एहतजाज उस तरीके से नहीं हो जिस तरीके से पीटीआई के प्रेसिडेंट के घर के बाहर एक प्रेस टॉक होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, मतलब वो अगर अब प्रेसिडेंट बन चुके पीटीआई के, गालिबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझसे ज्यादा समझदार है, शायद वो अभी तक पीटीआई वाले ऑन नहीं कर रहे परवेज़ साहब को कि हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। अच्छा, चले, ये तो खैर उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, सर मौक़िफ़ है, मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा 14 मई को खान साहब ये कह रहे हैं कौमी असेंबली तोड़ दें, अदरवाइज मामला फायदा नहीं होगा, या 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। फैसल साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में क्या होगा? पहली बात तो ये है ना कि असेंबली तो नहीं टूटती, असेंबली नहीं टूटती। दूसरी बात ये है, खान साहब कहते हैं इलेक्शन मई में कराएं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं मई में कराने का नहीं कहा, उन्होंने कहा मई में आप असेंबली तोड़ दें, फिर आप 3 महीने बाद करा दें। ये तो खान साहब की एक तजवीज़ है ना, ख्वाहिश है ना, उनकी ख्वाहिश है, टेबल पे आई है, उसको हम देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर वो कहते हैं कौमी असेंबली मुझे वापस भी आने, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी दें, एनआरओ भी दे दें, और अब एक और नया कट्टा खोल गया कि जी पंजाब और की असेंबली जो है वो दोबारा बहाल की जाए। मतलब है कि मुझे बताएं कि हमें तो आइन का सबक ही दे रहे हैं, हम तो बड़े आइन शिकन लोग बकौल इनके हैं, ये तो बड़े आइनी लोग। सर ये तजवीज़ किसने दी है? कहाँ पर है कि आपके वज़ीर आला ने असेंबली तोड़ दी है और उसको तकरीबन 90 दिन भी गुजर चुके हैं अंदाजन,
और अब दोबारा कह रहे हैं कि नहीं वो तो पता नहीं सर। ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये ख्वाजा साद रफीक की जानिब से जब ये परवेज खटक साहब की अहलिया के इंतकाल पर जब ये ताज़ियत करने गए थे, उन्होंने उस वक्त ये बात रखी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, असेंबली तोड़ दिया आपने, दोबारा बहाल कैसे करेंगे? पीटीआई की तरफ से नहीं आया सर फैसल साहब, मेरी इतलात के मुताबिक। आप अपनी इतलात दोबारा चेक कर लें। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप तस्हीह कर दें अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। मैं तो इतना वेल इन्फॉर्म हूं, आपको बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म है, लेकिन उनके जो स्पीकर की तरफ से, और मेरे गालिबन परवेज इलाही साहब को कुछ नहीं होता, आपको स्पीकर की तरफ से ये चीज हो रही है। स्पीकर तो पार्टी के होते हैं ना, किसी और जी, ठीक है, वो जब सीट पे बैठते हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उन्होंने ये कहा है कि पंजाब और केपी आप बहाल कर दें, ये कहा है आपने, ये आप कह रहे हैं? मेरे सामने वो पिटीशन भी जमा कराने जा रहे हैं, आप देख लेंगे 1-2 दिन में जब ये दफातर खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ करने के लिए हो जा रहे हैं। मैं जरा इसका जवाब ले लेता हूं। जरा शुएब शाहीन साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि असेंबली टूट चुकी है, निगरां हुकूमत आ चुकी है, वो अपना एक मुद्दत पूरी कर चुकी है और उसको बहाल कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए, इसके ऊपर जो पिटीशन या जो मामलात हैं वो ये हैं कि उमूर मुमलिकत चलाए जाएंगे थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव। ये है आइन की तशरीह, ये है आइन का तकाजा। ये जो इंटरम सेटअप आता है आर्टिकल 224 में, उसके लिए वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, ताकि गवर्नमेंट जो है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो असरअंदाज ना हो सके। और उसकी टोटल मुद्दत जो होती है, आइनी मुद्दत, वो है 90 डेज। अब वो गुजर गए। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि आइन के अंदर आगे नहीं है कि 90 डेज के बाद उनका क्या स्टेटस रहेगा। ज़ाहिर है एक टाइम बाउंड है, एक इंटरम सेटअप, अगर वो नहीं रहता या वो उनका अख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो फिर वो कौन काम करेगा इंटरम पीरियड के लिए? यानी इलेक्शन अगर डिले हो जाता है, या तो सीधा सीधा वो जो स्पीकर होता है वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ताकि वो, चूंकि स्पीकर तो साबिक नहीं होता, स्पीकर तो जब तक अगला स्पीकर नहीं इलेक्ट होगा। सही है। या तो वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, या फिर ये है कि कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे, या कोर्ट उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बहाल कर दे टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। दैट वो टेम्परेरी, मतलब आप ही कह रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? शुएब साहब, ऐसा हो सकता है? देखिए, लीगली तो मेरी नजर में ये मुमकिन नहीं है कि जब एक असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली उसी असेंबली को तो बहाल नहीं कर सकते। बहाली की जो बात है वो सेटअप की बात है, जो कैबिनेट काम कर रही थी। जिस तरह आपके सामने होता है, जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं आता, तो जो पुराना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता है वो उस वक्त तक डे टू डे अफेयर्स चलाता है। सही है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि उस कैबिनेट को या उस चीफ मिनिस्टर को बहाल कर दिया जाए, नॉट द असेंबली। नंबर 2, या एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो जो स्पीकर्स ऑफ द असेंबली होते हैं, उनके हवाले कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है। लेकिन असेंबली की बहाली का कोई कॉन्सेप्ट या तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मेरा ख्याल है कि अब क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ ये आएगा कि आइन के मुताबिक जब मुद्दत जो है इंटरम सेटअप की वो खत्म हो चुकी है और वो आए होते हैं, सिवाय इस बात के और कोई काम उनका नहीं होता कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को वो फैसिलिटेट करें और उसको कोई मेजर डिसीजन वो नहीं। सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। फैसल साहब, हुकूमत के लिए, आप पीडीएम के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं इस वक्त, हुकूमत के लिए इस वक्त फेवरेबल पोजीशन क्या है? 14 मई को आपने कहा असेंबली तो नहीं टूटती, कौमी असेंबली ना बिल्कुल नहीं टूटती। 14 मई को इलेक्शंस होते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। हुकूमत फिलहाल ये कह रही है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते। असेंबलियां बहाल होना आपके लिए फेवरेबल पोजीशन है? क्योंकि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि आप असेंबलियां ना तोड़ें। अभी भी आप लोग ताने देते हैं कि भाई आपने असेंबलियां तोड़ दी, हमने तो आपको मना किया था। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे, पहले भी कहते थे कि आप असेंबली न तोड़ें और आप कौमी असेंबली भी वापस आए अपने को। फिर इन्होंने जब कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए और फिर एहतजाज किए इलेक्शन कमीशन के सामने, पार्लियामेंट के सामने कि हमारे इस्तीफे कबूल क्यों नहीं होते। फिर जब कबूल हुए और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुआ तो इन्होंने जाके हाई कोर्ट्स में जो है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में स्टे लिए इलेक्शन के ऊपर। अब लोग तो आइन की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हमें आइन का सबक देता है, लेकिन कभी हाई कोर्ट से ये पूछा कि आपने 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं तो आपने क्यों स्टे दे दिया? वो होना चाहिए था, लेकिन उस पर तो कोई बात नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि निगरान हुकूमत भी तकरीबन अपना टाइम तकरीबन 90 दिन खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो असेंबली जो है, अब ये देखें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, या आप किसी अनारकली मार्केट तो नहीं जा रहे हैं, या जो है वापस आ रहे हैं या सौदा लेने जा रहे हैं। अपनी असेंबली एक
प्रोसेस के जरिए आपने तोड़ दी, आपने किसी साबिक जनरल के कहने पे भी तोड़ दी, उस वक्त आपके हालात में सब कशीदा थे और उसको बुरा भला भी कह रहे थे और साथ में आप उनकी बातें भी मान रहे थे, समझ इनकी नहीं आती कि मतलब है क्या। तो चीज़ें ये हैं कि अब ये आपने तोड़ दिए, अब कहते नहीं मुझे भी 3 महीने बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत चीज़ की है, अब दोबारा मुझे नहीं सर, उनको ये लग रहा है आप 3 महीने में इलेक्शंस हो नहीं रहे ना, आइन में तो ये लिखा ना 3 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा तो फिर तो ज़िया-उल-हक ने तो फिर 11 साल इलेक्शन नहीं करा और मुशर्रफ ने 9 साल नहीं करा है, वहाँ की तो मतलब एक प्रोसेस है। चलो मुशर्रफ के दौर में एक इलेक्शन तो गुजर गया था, ज़िया-उल-हक के दौर में एक वो हुआ गैर जमाती इलेक्शन हुआ, लेकिन ये चीजें तो नहीं सर, ये मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी के मुंह से बात अच्छी नहीं लगती सर। मतलब ज़िया-उल-हक और आप परवेज मुशर्रफ साहब की मिसाल तो सर पीपल्स पार्टी एटलीस्ट नहीं देना, मेरा अपना नजर। आप लोगों ने तो जंग लड़ी है सर इतनी बड़ी, और हम लोग इसकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में ऐसी चीजें, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें 9 साल या 11 साल हम कहते हैं, सही मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें इलेक्शन कल भी सूट करते हैं और आज भी सूट करते हैं और परसों भी सूट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में इलेक्शन हो, क्योंकि इस मुल्क में आप देखते हैं कि और सर ये एक दिन इलेक्शन हो, ठीक है, बात हो गई। आप मुझे दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला बन जाओ, खैबर पख्तूनख्वा का बन जाए। सर आपकी आवाज नहीं आई, मुझे दोबारा बताएं क्या दिल पे हाथ रख के कहना मुझे। फैसल साहब आवाज आ रही मेरी? सर शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके सिग्नल्स का इशू आ रहा है, मैं समझ नहीं पाया आपने मुझे क्या कहा है, लेकिन खैर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, क्या वो कौमी असेंबली की जो इलेक्शन रहेंगे उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे? सर उसूली तौर पर तो नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना नजरिया नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ सर दखलंदाजी तो नहीं होनी चाहिए, मैं दखलंदाजी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आइन के अंदर सर 90 डेज के अंदर इलेक्शंस लिखे तो होने चाहिए ना। माजी में कश्मीर और जीबी का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने रोका, वो जरा भी गए, वजीर आजम भी गया, फंड भी तकसीम हुए, क्या कर सका इलेक्शन कमीशन? मुझे बताएं, कुछ कर सका? 50,000 या 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया था ना, उसके बाद क्या किया? सर इसका प्रिसाइजली हल बता दें सर मुझे, क्योंकि वाइंड अप भी करना है। पीपल्स पार्टी की नजर में सर इसका हल क्या है, मतलब एक दिन इलेक्शंस होने कब होने? एक हल है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन, कब सर? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब? देखिए ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, सर उन्होंने तो डेट अनाउंस की थी, लेकिन विफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही उनको, फिर उन्होंने स्टेट बैंक को बोल दिया। आप पंजाब खेल रहे हैं, अच्छा छोटे सूबे। चले सर थैंक यू सो मच, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब आप भी हमारे साथ मौजूद है सर, का दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जनाब क्या होता है, लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है जनाब, आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगा, 1819 दिन हो गए जनाब इस जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी और इंतकामी कार्रवाइयों की, जो बोल के साथ तवातुर के साथ जारी। कभी बोल न्यूज की नशियात को बंद कर दिया जाता है, तो कभी झूठे और यकीन जानिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। कभी बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, तो कभी बोल न्यूज और पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों को इस जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है। और अब बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम को गुज़िश्ता 20 रोज से अगवा किया हुआ है। हुकूमती इदारे और पुलिस आकाश राम का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। आकाश राम की वालिदा दुहाइयां दे रही हैं कि उनके बेटे बेकसूर हैं, जालिमों से बाजियाब कराया जाए, मगर हुकाम के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आकाश राम के लवाकिन इंसाफ की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आखिर किस जुर्म की पादाश में यह सब कुछ किया जा रहा है? आकाश राम का कसूर क्या है? क्या मुल्क में जंगल का कानून है? जुल्म का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आकाश राम के अगवा की वजह मुल्क की अकलियती बरादरी में तशवीश पाई जाती है, क्यों हो रहा है? भारत समेत आलमी मीडिया में आकाश राम के अगवा पर हुकूमती खामोशी सवालिया निशान बनी हुई है। और सवाल तो जनाब यह है कि जुल्म का यह निजाम आखिर कब तक चलेगा? हम सबको तो हमेशा से यह उम्मीद रही है कि जुल्म की रात चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, लेकिन सूरज, इंसाफ का सूरज जरूर तुलू होता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी
मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।